वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, ये कहानी है दो भाइयों की, जिस कहानी में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के अंदर अपने फादर को देखा। मैजिक की दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल है। इन क्रीचर्स के अंदर एक ऐसा मैजिक है जिससे कि इंसान को एक दिन के लिए वापस जिंदा किया जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे ही मैजिकल क्रीचर वर्ल्ड में ले चलती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस क्रीचर वर्ल्ड के अंदर सारे लोग मैजिक किया करते थे। मैजिक ने इन क्रीचर्स की लाइफ बदल दी, लेकिन हर कोई मैजिक नहीं कर सकता था। बॉर्न एंड बॉट अप जिसे मैजिक करना आता था या जिसके अंदर मैजिक करने की इच्छा होती थी, सिर्फ वही लोग मैजिक कर पाते थे। आगे से आगे मैजिक फॉरवर्ड नहीं हो पाया। तब जाके लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इस टेक्नोलॉजी के कारण सारी चीजें आसान होने लगी। समय बदलता गया, इन क्रीचर्स के एंसेस्टर्स मरते गए और सब लोग टेक्नोलॉजी के सहारे हो गए। इसी कारण मैजिक भी इन क्रीचर्स को छोड़ के चला गया। हमें यहाँ पे एक लाइट फुट क्रीचर फैमिली दिखाई जाती है। इयान एक इंट्रोवर्ट लड़का था जो कि लोगों से कम घुला मिला करता था और कम बात किया करता था। इयान का आज बर्थडे था। इयान की माँ लॉरेल उसे बहुत प्यार करती थी और कोशिश करती थी कि वो बस लोगों के साथ में घूमता रहे और आज अपनी पार्टी भी सेलिब्रेट करे। इयान के फादर इस दुनिया को छोड़ के तब चले गए जब इयान ने उन्हें देखा भी नहीं था। इसी के साथ हमें लॉरेल का दूसरा बड़ा बेटा दिखाया जाता है, बार्ली, जो कि इयान का बिल्कुल अपोजिट था। जॉली नेचर वाला बार्ली अपनी मॉम से और अपने भाई से बहुत प्यार करता था। इसी के साथ लॉरेल अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी और वो जिस नए पार्टनर के साथ रहना चाहती थी उसका नाम ब्रोंको था। ये एक पुलिस ऑफिसर था जो कि हमेशा से ही बर्ली के कारनामों पे लॉरेल को शिकायतें किया करता था। इतनी बड़ी बॉडी होने के कारण ब्रोंको जब घर में आता है तो कई सारी चीजें टूट फूट जाती है। इयान का बर्थडे भी उसे कुछ अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होता नहीं दिखाई दे रहा था। वो इन सारी चीजों से एम्बैरेस होके स्कूल में चला जाता है। आज के दिन इयान ने अपने फादर का एक स्वेट शर्ट पहना था। एक कैफे में जाने के बाद एक आदमी इयान से पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो? तब इयान कहता है कि नहीं, मैंने अपने फादर का स्वेट शर्ट पहना है। तब ये आदमी इयान के फादर का नाम सुनते ही कहता है कि हम लोग क्लासमेट थे। उस जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कॉन्फिडेंट, इतना जॉली नेचर का इंसान जो कि सबको खुश रखा करता था। इयान को अपने फादर की कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि आज तक किसी ने नहीं करी थी। तब इयान अपने बर्थडे पे एक बकेट लिस्ट बनाता है कि आज उसे क्या क्या करना है। लोगों से बात करनी है, बच्चों को पार्टी के लिए इनवाइट करना है, कार सीखनी है। लेकिन चीजें यहाँ पे पहले से ही उल्टी हो रही थी। क्लासमेट इयान से अच्छे से बात नहीं करते थे। ड्राइविंग क्लास के अंदर इयान के इनिशिएटिव लेने पे भी वो अच्छे से कार नहीं चला पाया। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होने से वो हाईवे पे कार मर्ज नहीं कर पाया और जब वो अपने दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट करने ही वाला था तभी उसका भाई बार्ली अपनी टूटी फूटी कार लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। इसी कारण इयान एम्बैरेस हो जाता है और दोस्तों को इनवाइट करने की बजाय कहता है आज की पार्टी कैंसिल है। इयान ने जो भी अपने हाथ पे लिखा था वो सब कुछ उसके चेहरे पे लग जाता है और अब बिगड़ा हुआ चेहरा लेके वो गाड़ी में बैठ के अपने भाई के साथ घर निकल जाता है। जो भी चीजें इयान ने आज के दिन करने के लिए लिखी थी उनमें से वो एक भी चीज नहीं कर पाया। तब इयान अपने फादर की पिक्चर देखता है। आज से पहले इयान ने कभी अपने फादर को देखा ही नहीं था, इसी कारण वो उन्हें बहुत मिस कर रहा था। इयान अपने फादर का स्वेट शर्ट ठीक करने लग जाता है जो कि बर्ली और ब्रोंको के कारण थोड़ा सा फट गया था। लॉरेल आके अपनी बेटी के पास बैठती है और कहती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ ऐसी चीज देनी है जो कि तुम्हारे फादर आज के बर्थडे के लिए छोड़ के गए थे। इयान का आज 16th बर्थडे था। जब लॉरेल बर्ली और इयान को उनके फादर का दिया हुआ गिफ्ट देती है तो वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये एक मैजिकल वॉन्ड थी। यानी कि इयान के फादर भी एक मैजिशियन थे और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें मैजिकल स्पेल लिखे थे और ये भी लिखा था कि एक दिन के लिए वो अपने फादर को वापस जिंदा कर सकते हैं। इस कपड़े के अंदर एक जैम भी था जिसे फिनिक्स जैम कहा जाता है। मैजिकल वॉन्ड के अंदर जब इस फिनिक्स जैम को लगाया जाता है और मैजिकल स्पेल पढ़े जाते हैं तो उस मैजिक से कई सारे मैजिक हो सकते थे। बर्ली बड़ी एक्साइटमेंट में उस मैजिकल वॉन्ड को ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ली के कई बार वो मैजिकल स्पेल को रिपीट करने के बावजूद भी वो वॉन्ड अपना मैजिक नहीं दिखा रही थी। सबके जाने के बाद में अकेला इयान बैठ के उन स्पेल्स को रिपीट करने लगता है। तभी वो वॉन्ड चमकने लगती है और उस फिनिक्स जैम के अंदर से मैजिक निकलने लगता है। बर्ली भाग के आता है और अपने भाई को कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। इयान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और वो मैजिकल स्पेल गलत हो जाता है। जहाँ इयान के फादर की आधी बॉडी बन चुकी थी तभी फिनिक्स जैम के टूटने के कारण उनकी आधी बॉडी बनना रुक जाती है। इयान यहाँ बर्ली के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है और अब हम अपने फादर को कभी नहीं देख पाएंगे। तब बर्ली अपने भाई को शांत करता है और कहता है कि हम वापस से फिनिक्स जैम को ढूंढ सकते हैं। मुझे पता है कि फिनिक्स जैम कहाँ मिलेगा। असल के अंदर बर्ली सिर्फ कार्ड्स को लेकर आया था जिसमें फिनिक्स जैम के बारे में कुछ चीजें लिखी थी। इयान इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बर्ली कहता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे से पहले अगर हम हमारे फादर को फिनिक्स जैम के जरिए वापस नहीं लाए तो हम हमारे फादर से कभी नहीं मिल पाएंगे। इयान बर्ली के ऊपर बिलीव करने लगता है और अब ये दोनों ही भाई निकल पड़ते हैं फिनिक्स जैम को ढूंढने के लिए। बर्ली के आइडिया से बर्ली अपनी कार से
बहुत प्यार करता था। यहाँ फादर ऐसे आधी बॉडी के अंदर बैठ के बहुत अजीब लग रहे थे। इसी कारण इयान उनके ऊपर एक डॉल रख देता है ताकि वो एक पूरे इंसान लगे और बाकी कोई और क्रीचर उनसे डरे ना। घर के अंदर लॉरेल को पता चलता है कि दोनों ही लड़के यहाँ से गायब है और दरवाजे पे एक चिट भी मिलती है कि आज वो अपनी मॉम को सरप्राइज देने वाले हैं। कमरे में जाने के बाद लॉरेल को एक कार्ड मिलता है जो कि फिनिक्स जैम को ढूंढने का एक मैप था। जहाँ वो फिनिक्स जैम मिल सकता था उसके लिए इन्हें एक मैप की जरूरत थी और वो मैप इन्हें एक सोल्जर के पास मिल सकता था। इन दोनों को एक विजार्ड हाउस पे पहुँचना था जहाँ पे इन्हें एक सोल्जर मैंटिकॉर मिलेगी। बार्ली के कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये लोग विजार्ड हाउस पे पहुँच चुके थे, लेकिन अंदर जाने के बाद इनके होश उड़ गए थे क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट में बदल चुका था। मैंटिकॉर जो कि एक सोल्जर हुआ करती थी सालों पहले, वो बस अब एक वेटर का काम कर रही है। इयान और बार्ली के मैप पूछने पे मैंटिकॉर उन्हें यहाँ का एक मेन्यू दे देती है। तभी इयान की नजर वहाँ ग्लास के पीछे लगे हुए मैप पे पड़ती है और इयान वो मैप चाहता था। तब मैंटिकॉर मना कर देती है कि नहीं बच्चों, ये मैप तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तब इयान यहाँ पे मैंटिकॉर को मोटिवेट करता है कि काफी हजारों साल पहले आप एक सोल्जर हुआ करती थी और आज आप एक वेटर बदल चुकी है। आप ही के कारण इस दुनिया के अंदर मैजिक आया है। आप आग उगल सकती थी, आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये सारी बातें सुन के मैंटिकॉर हद से ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और विजार्ड हाउस जो कि एक रेस्टोरेंट में बदला हुआ था उसे आग में तब्दील कर देती है। हर जगह आग लगने से और टूट फूट होने से लोग डर के भाग जाते हैं। मैंटिकॉर के ये सब मैस करने के कारण वो मैप भी जमीन पे गिर के जलने लगता है। बार्ली अपने भाई और अपने पापा को बचाता हुआ यहाँ से भागता है। इन दोनों के भागने के समय इनके फादर अंदर ही रह जाते हैं और तब जाके पहली बार इयान उस मैजिकल स्पेल को यूज करता है। बार्ली ने पहले भी कहा था कि मैजिकल स्पेल जब तक हार्ट फायर से नहीं बोला जाए तब तक उसमें से पावर नहीं निकलती है। इयान अपने फादर को बचाने वाली सिचुएशन के अंदर मैजिक स्पेल को बिल्कुल सही यूज करता है। इन लोगों के पास मैप तो नहीं था, लेकिन इन लोगों के पास मेन्यू जरूर था जिसके जरिए इन्हें रेवेंस पॉइंट के बारे में पता चला। यहाँ लॉरेल अपने बच्चों को ढूंढते हुए मैंटिकॉर के विजार्ड हाउस में पहुंच चुकी थी जो कि एक एक्सीडेंट पॉइंट बन चुका था। यहाँ पे मैंटिकॉर से पूछताछ की जा रही थी। तब यहाँ पे लॉरेल अपने बच्चों के बारे में कहती है तो मैंटिकॉर कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं उन्हें कर्ज बताना तो भूल ही गई, फिनिक्स जैम से मिलने वाला कर्ज। ये सारी बातें सुन के पुलिस वाले को लगता है कि मैंटिकॉर पागल हो गई है, लेकिन लॉरेल ये बात समझ रही थी और उसे मैंटिकॉर की जरूरत थी। लॉरेल यहाँ पे पुलिस वालों को कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वो मैंटिकॉर का ध्यान रख सकती है। पुलिस वाला जैसे ही पीछे मुड़ता है तो लॉरेल यहाँ मैंटिकॉर को किडनैप करके अपने साथ ले गई थी बच्चों को बचाने के लिए। इयान यहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट कि जब उसके फादर पूरे उसे मिल जाएंगे तो वो सारी चीजें अपने फादर के साथ करेगा। रास्ते में इन लोगों की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। तब बर्ली यहाँ पे वापस से इयान को कहता है मैजिक यूज करने के लिए। इयान को अब तक भी अच्छी तरीके से मैजिक यूज करना नहीं आता था। इसी कारण जिस कंटेनर के ऊपर मैजिक हो रहा था, कॉन्फिडेंस खत्म होने के कारण इयान की मैजिकल वॉन्ड साइड में होती है और वो मैजिक बार्ले के ऊपर हो जाता है। अपोजिट मैजिक होने के कारण बार्ले वहाँ बहुत छोटा सा बन जाता है। इयान अपने भाई बार्ली को पॉकेट के अंदर रख के वापस से फ्यूल लेने के लिए जाता है। फ्यूल स्टेशन पे इन्हें काफी सारी गाड़ियाँ आती हुई दिखती है जिन्हें ऑपरेट करने वाली छोटी छोटी सी फ्लाइंग क्रीचर थे। इयान को पहले ही पता था कि उनसे पंगा नहीं लेना है। दूसरी तरफ मैंटिकॉर यहाँ पे लॉरेल को कर्ज के बारे में बताती है कि जैसे फिनिक्स जैम अपनी जगह से हटेगा तभी वहाँ पे कर्ज काम करना शुरू कर देगा। एक इतना बड़ा ड्रैगन आएगा जो कि इस पूरी जगह को बर्बाद कर देगा। उसे मारने और रोकने का सिर्फ एक तरीका है जो कि एक सोल्जर स्वॉर्ड है। बार्ली यहाँ पे बेमतलब उन छोटे फ्लाइंग क्रीचर से पंगा ले लेता है और इन दोनों के फादर जिनके ऊपर की बॉडी नहीं थी वो गलती से इन्हीं फ्लाइंग क्रीचर की बाइक से भिड़ जाते हैं। इयान अपने फादर और भाई दोनों को लेके गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी की चाबी अंदर छूट गई थी। बार्ली के छोटे होने के कारण वो ग्लास से अंदर जाता है और दरवाजा खोलने पे इयान सीधा गाड़ी में घुसता है और उसे लगता है कि शायद बार्ली गाड़ी चला लेगा, लेकिन बार्ली तो छोटा हो गया था। इयान जिसने अब तक गाड़ी नहीं चलाई थी उसे भी गाड़ी चलानी पड़ जाती है। जो ट्रैफिक फोबिया उसे पहले था अब उसे अपनी फैमिली को बचाने के कारण उस फोबिया को भी दूर करना पड़ता है। पहली बार इयान ने हाईवे पे गाड़ी चलाई और इन सब के अंदर बार्ली उसकी हेल्प कर रहा था। फ्लाइंग क्रीचर ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। गाड़ी में घुस के वो बार्ली को मार रहे थे। तभी इयान को याद आता है कि बार्ली की गाड़ी में तो एसी है, वो भी इतना तेज एसी कि किसी को भी उड़ा सकता है। एसी के कारण सारे फ्लाइंग क्रीचर पीछे गिर जाते हैं। बार्ली भी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी इयान उसे बचा लेता है और अब मैजिक भी रिवर्स हो चुका था। बार्ली वापस अपनी असली पोजीशन में आ चुका था। तेज स्पीड के कारण इन लोगों ने रास्ता बदल लिया था और इनके पीछे पुलिस भी पड़ गई थी। इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ती है। तब यहाँ पे बार्ली अपने भाई इयान को एक ऐसा मैजिकल स्पेल करने के लिए कहता है जिससे कि ये लोग जिसकी भी बॉडी में बनना चाहे वैसा बन सकते हैं। ये लोग ब्रोंको की बॉडी का शेप ले लेते हैं। सामने वाले ऑफिसर्स ब्रोंको को देख के कहते हैं कि आप इतनी फास्ट स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे थे। तब ब्रोंको यहाँ पे बात को संभालता है। असल के अंदर इयान को हर चीज झूठ बोलनी थी, तब जाके ये स्पेल काम करता। लेकिन आखिर में आते आते वो ऑफिसर्स बार्ले के बारे में बात करने लगे और तभी इयान झूठ बोलने की बजाय सच बोलने लग जाता है। इसी कारण मैजिक खत्म होने से पहले वो दोनों गाड़ी के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को
को ब्रोंको के पैर दिखने के बजाय स्मर्फ्स के पैर दिखते हैं। आगे जाके गाड़ी रोकने पे बार्ले काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे पता चला था कि ब्रोंको उसके बारे में क्या सोचता है। यहाँ इयान की भी उससे फाइट हो जाती है। तब हम देखते हैं कि उनकी फाइट को रोकने के लिए उनके फादर यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर डांस करने लगते हैं और ये तीनों एक साथ में डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये अपने लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं कि अगर इनके फादर होते तो वो कैसे इनके साथ रहते। यहाँ मैंटिकोर और लॉरेल एक एंटिक शॉप में पहुँचते हैं जहाँ पे ये अपनी स्वॉर्ड मांगते हैं। लॉरेल यहाँ पे असली ब्रोंको को भी इन्फॉर्म कर चुकी थी कि उसके बेटे किसी मुसीबत के अंदर है, इसी कारण ब्रोंको भी लॉरेल के बेटों को ढूंढने के लिए गया। यहाँ पे एंटिक शॉप के ओनर को जब पता चलता है कि ये स्वॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो रेट बढ़ा देती है। मैंटिकोर को गुस्सा आता है और वो शॉप ओनर को वहीं पे बेहोश करके उस स्वॉर्ड को चुरा के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ अगली सुबह बार्ले अभी भी ड्राइव कर रहा था और तभी यान कहता है कि गाड़ी रोको, आगे खाई है। असल के अंदर पुल दूसरी तरफ था जिसे पुल करने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। इस समय भी बार्ले यान को मैजिक करने के लिए कहता है, लेकिन नीचे खाई होने के कारण यान बहुत ज्यादा डर रहा था। बार्ले कहता है कि अगर तुम मैजिक पे बिलीव करोगे तब जाके मैजिक तुम पर बिलीव करेगा। अगर तुम डर ही रहे हो तो इसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर रस्सी बांध देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यान एक बार मैजिक पढ़ता है और उसे लगता है कि ब्रिज बन गया है और वो जैसे ही पैर रखता है तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण वो नीचे गिर जाता है। रस्सी बंदी होने के कारण बार्ली उसे फिर से ऊपर ले आता है, लेकिन इस बार यान को मैजिक के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही था। यान उस मैजिक के ऊपर बिलीव रखता है और आगे बढ़ता जाता है। ब्रिज भी बनता जाता है। बीच रास्ते में यान की रस्सी भी खुल जाती है। बार्ले अगर गलती से भी ये बात यान को बता देता तो यान डर जाता और वो नीचे गिर जाता। यान जब आखिर तक पहुंच जाता है हंसते हंसते, तब वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता चलता है कि रस्सी तो खुली हुई है, लेकिन फिर भी वो एज पे आने के कारण बच के ऊपर आ जाता है। यान यहाँ लिवर को पुल करता है जिससे बार्ले गाड़ी लेके दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अपने भाई को हक कर लेता है। अब तक यहाँ पे ब्रोंको भी पहुंच चुका था जो कि कहता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी टेंशन हो रही है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। लेकिन यान पहली बार एक पुलिस वाले से भाग निकलता है, वो भी उसे झूठ बोल के कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। ब्रोंको अब यहाँ पे बैकअप के लिए एक बहुत बड़ी टीम बुला लेता है। यान पहली बार रूल्स तोड़ रहा था और बार्ली इन चीजों से बहुत खुश था। ये लोग एक ऐसी जगह पे रुक गए थे जहाँ पे आगे रोड नहीं था। बार्ली यहाँ पे मैजिक करने के लिए कहता है, लेकिन यान इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो मैजिक से बड़े बड़े माउंटेन्स को नहीं गिरा पाया। तब बार्ली को सिचुएशन संभालने के लिए अपनी सबसे प्यारी गाड़ी को कुर्बान करना पड़ता है। बार्ले गाड़ी स्टार्ट करके उन पत्थरों से उसका एक्सीडेंट करवा देता है ताकि रोड ब्लॉक हो जाए। गाड़ी के टूटने से बार्ले को बहुत दुख होता है, लेकिन पुलिस वालों का रास्ता रुक जाता है। रेवेंस पॉइंट पे ये लोग पहुंच चुके थे और वहाँ पे जाते ही इन लोगों को और अलग अलग से स्कल्पचर्स दिखते हैं और ये सारे बड़े बड़े स्टोन आगे जाने के रास्ते को दिखा रहे थे। इनके हाथ में एक पजल स्टोन भी था जिसे फॉलो करते हुए ये नीचे तक पहुँच जाते हैं एक ऐसी अंधेरी केव के अंदर जहाँ पे पानी भी था। मैजिकल वॉन्ड से रोशनी भी कर देता है और चीजी नगेट से एक बहुत बड़ी बोट भी बना देता है। यान और बार्ली बहुत खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते निभाते इतना आगे तक पहुँच चुके हैं। आखिर में इन्हें रास्ता दिखाई देता है फिनिक्स जैम तक जाने का, लेकिन वहाँ पे काफी सारे ट्रैप लगे हुए थे। इसी के साथ में एक जेली क्यूब भी था जो कि इन्हें मारने वाला था। ये सब कुछ एक स्टोरी थी जिसके ऊपर यान ने आज तक बिलीव नहीं किया था, लेकिन जब वो इस ट्रैप से गुजर रहा था तब उसे इन बातों पे बिलीव होने लगता है। इनके ऊपर कई सारी चीजें अटैक भी करने लगती है। एक बड़ा सा रास्ता बंद होने से पहले ही यान बार्ली और अपने फादर को बचा के बाहर दूसरी तरफ निकाल लेता है, लेकिन उस तरफ भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। बचने का रास्ता सिर्फ ऊपर से था, लेकिन उससे पहले नीचे जाके एक पत्थर को प्रेस करना था। बार्ली इतनी देर तक सांस नहीं रोक पा रहा था, लेकिन इसके फादर की ऊपर की बॉडी नहीं थी, इसी कारण इनके फादर पानी के अंदर जाते हैं और एक बड़े से स्टोन के ऊपर खड़े हो जाते हैं जिससे कि ऊपर का रास्ता खुल जाता है और इन दोनों लड़कों की जान बच जाती है। लेकिन इन लोगों के होश तब उड़ जाते हैं जब ये रास्ता खत्म इनके स्कूल के सामने होता है। यान बहुत डिसहार्ट हो जाता है क्योंकि अब तक इन्होंने जितनी भी मेहनत करी वो सब कुछ वेस्ट जाती है, यानी कि ये सारा पजल गलत था। बार्ली को इस बात पे बिलीव ही नहीं होता और वो कहता है हम अभी भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे जरूर फिनिक्स जैम मिल जाएगा। यान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरे फादर के साथ वो कुछ टाइम बिताने दो जो कि सूरज ढलने के बाद खत्म हो जाएंगे। बार्ली यहाँ पे एक एंशिएंट फाउंटेन के पास पहुँच जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद उसके अंदर पजल स्टोन लग सके। यान के पास एक लिस्ट थी जो कि वो अपने फादर के साथ रह के पूरा करना चाहता था, लेकिन यान को पता चलता है कि इन सब के अंदर उसकी मदद तो बार्ली ने की थी। जब से यान बड़ा हुआ तब से लेके बार्ली उसके हर कदम पे साथ था, चाहे फिर स्विमिंग करना हो, कार सिखाना हो, उसके साथ मस्ती करना हो या उसे सेफ रखना हो। फादर होने के बजाय ये काम बार्ली ने उसके साथ किया, तो यान को अब शायद बार्ली के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यहाँ बार्ली को भी फाउंटेन के ऊपर अपनी आखिरी होप मिल जाती है। पजल स्टोन अपनी जगह पे रखते ही वहाँ पे फिनिक्स जैम का रास्ता खुल जाता है, लेकिन फिनिक्स जैम जैसे ही अपनी जगह से हटता है तभी वहाँ पे कर्स स्टार्ट हो जाता है और सारे पत्थरों से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। लेकिन उस ड्रैगन से लड़ने के लिए वहाँ पे मैंटिकोर और लॉरेल पहुँच जाते हैं, वो भी उड़ के।
इनके हाथ में स्वॉर्ड भी थी, जिससे ये एक बार के लिए तो उस ड्रैगन के विंग्स को काट देते हैं। यहाँ फिनिक्स जैम मिलने के साथ में ही बर्ली और इयान अपने फादर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इयान अब कहता है कि ये बारी तुम्हारी है, फादर से तुम्हें मिलना था क्योंकि आखिरी गुड बाय तुम कभी कह ही नहीं पाए। इस ड्रैगन को मैं संभालता हूँ। बार्ली अपने फादर के साथ खड़ा था, वहीं इयान उस ड्रैगन से लड़ रहा था। लड़ते हुए इयान की मैजिक वॉन्ड भी पानी के अंदर गिर जाती है और स्वॉर्ड भी पत्थरों के अंदर दब जाती है। लॉरेल कैसे तैसे करके उस स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और इयान अपने हाथ के अंदर लगी हुई छोटी सी लकड़ी की स्टिक से भी एक बड़ा सा मैजिकल वॉन्ड बना लेता है। लॉरेल यहाँ पे स्वॉर्ड को निकालने के बाद इयान की तरफ फेंकती है और इयान अपने मैजिक से उस स्वॉर्ड को, इस ड्रैगन को खत्म कर देता है। आखिरी कुछ सेकंड बचे ही थे और तब इन दोनों के फादर पूरी तरीके से बन चुके थे, लेकिन तब तक उस ड्रैगन के टूटने से इयान पत्थरों के पीछे रह जाता है और वो अपने फादर को बस दूर से देख ही रहा था। लेकिन वो खुश था कि बार्ली अपने फादर से बात कर पा रहा है, जो कि वो आखिरी टाइम में नहीं कर पाया। सूरज डूबने के साथ में ही अब इनके फादर का मैजिक भी खत्म होने लगा था और फादर हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाते हैं। तब बार्ली वापस आता है इयान को उस जगह से निकालने के लिए। इयान पूछता है कि तुमने आखिर क्या बात करी फादर से। तब बार्ली कहता है कि वो हम दोनों के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे जैसा बड़ा करूं। तब इयान और बार्ली एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं क्योंकि इयान को अपने फादर बार्ली में मिल चुके थे और बार्ली अपने फादर को आखिरी गुड बाय कह पाया। इसी के साथ अब इस पूरे शहर के अंदर मैजिक वापस से होना स्टार्ट हो जाता है। मैंटिकोर अब एक असली सोल्जर में बदल चुकी थी, जो कि हर जगह मैजिक किया करती थी। इसी के साथ इयान भी स्कूल के अंदर मैजिक सिखाना शुरू करता है। लाइटफुट की फैमिली पूरी हो चुकी थी क्योंकि इन बच्चों ने ब्रोंको को भी एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया था। इयान ने बर्ली को कार गिफ्ट की जिसके ऊपर इन दोनों की ड्राइंग बनी हुई थी, वो भी मैजिक करते हुए। आखिर में ये दोनों अपनी कार को मैजिक से उड़ाते हुए जाते हैं और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।